संध्या मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, भारतीय राज व्यवस्था का आज प्रथम क्लास है। मैं अपने पिछले क्लास में भारतीय राजतंत्र एवं शासन से संबंधित जो सिलेबस में दिया गया है उस पर वृहद स्तर पर आपसे चर्चा किया। फिर उसके बाद हमने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में जो सिलेबस का निर्माण होगा उस पर भी मैंने आपसे वृहद स्तर पर चर्चा किया। प्लस मैंने आपको यह भी बताया कि आपकी तैयारी की रूपरेखा कैसे होनी चाहिए, तो जिसमें मैंने बताया कि स्टैटिक, डायनेमिक और तर्क वितर्क करने की आपकी क्षमता हो। डायनेमिक में आपको मैंने बताया कि स्टैटिक को आप करंट प्लस जो आपका कोर्ट के डिसीजन होते हैं और विभिन्न संशोधन, विभिन्न जो विधेयक पारित होते हैं उन पर आप बृहद स्तर पर नजर अपने रखें। तो दोस्तों, वह हमारा सिलेबस पर चर्चा थी। आज मैं भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रथम क्लास में आपको क्या बताने वाला हूं? राज्य क्या है। टॉपिक आज का क्या है? राज्य क्या है। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? राज्य क्या है। ठीक है, किसी को पता हो वह कमेंट करे। दोस्तों, जो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रमुख शब्दावली होते हैं उन शब्दावलियों से अक्सर आपको देखने को मिलेगा प्रश्न जरूर आते हैं। आप अगर 2021 के प्रश्न पत्र को देखिए, 2021 के यूपीएससी के प्रश्न पत्र को देखिए, या 2020 के उठा के देखिए, या 2019 के। आपको 2021 में राज्य से प्रश्न मिला है, आपको संवैधानिक सरकार से प्रश्न मिला था कि नहीं? सभी लोग कमेंट करिए। संवैधानिक सरकार से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। प्लस आपको कभी कभी राजनीतिक सिद्धांत से प्रश्न उठाकर पूछ लेते हैं, राजनीतिक सिद्धांत से उठाकर प्रश्न पूछ लेते हैं। जैसे आप देखे होंगे 2020 में अराजकतावाद को जोड़कर प्रश्न पूछा था, यह राजनीतिक सिद्धांत का था, जिसमें कार्ल मार्क्स और गांधी जी को लेकर अराजकतावाद से उठे थे प्रश्न। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो पॉलिटिकल शब्दावली होते हैं उन पर आपका अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। तो प्रमुख राजनीतिक शब्दावली में से आज का प्रथम जो शब्द है राज्य क्या है, इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर राज्य शब्द का जो प्रयोग है लोग प्रांत के संदर्भ में करते हैं। किसके संदर्भ में? प्रांत के संदर्भ में। राज्य को अक्सर लोग किस संदर्भ में प्रयोग कर लेते हैं? प्रांत के संदर्भ में करते हैं ना। जैसे आप देखिए यूपी हो गया, जैसे यूपी, एमपी, अक्सर लोग करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? सभी लोग कमेंट करिए। तो दोस्तों, इसका जो राज्य क्या है हम चर्चा कर रहे हैं, तो अक्सर लोग प्रांत के संदर्भ में इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पर प्रांत के संदर्भ में इसका अर्थ नहीं है। ठीक है, प्रांत के संदर्भ में इसका अर्थ नहीं है। तो वास्तविक अर्थ क्या है? वास्तविक अर्थ क्या है? तो दोस्तों, वास्तविक अर्थ इसका प्रांत न होकर, वास्तविक अर्थ इसका प्रांत न होकर किसी सामाजिक अर्थात कि हम कहें किसी समाज की राजनीतिक संरचना से होता है।
किससे होता है? राजनीतिक संरचना से होता है। ठीक है, सभी लोग ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी धीरे धीरे हम और भी चीजों को जानेंगे। ठीक है, तो अक्सर लोग राज्य को प्रांत के संदर्भ में प्रयोग करते हैं, तो इसका प्रांत के संदर्भ में प्रयोग नहीं है। तो इसका वास्तविक अर्थ क्या है? तो किसी समाज की राजनीतिक संरचना से होता है। आप देखिए कि ये समाज है, ये आपका क्या है? सोसाइटी है, ये है आपका समाज। तो समाज में कई प्रक्रियाएं निर्मित होती हैं, जैसे धार्मिक प्रक्रियाएं निर्मित होती हैं, अर्थ की प्रक्रियाएं निर्मित होती हैं, सांस्कृतिक प्रक्रियाएं निर्मित होती हैं, सांस्कृतिक प्रक्रियाएं निर्मित होती हैं, प्लस राजनीतिक प्रक्रियाएं। तो भारत भी एक समाज है। तो इन भारत राज्य के संदर्भ में क्या? राजनीतिक संरचना से राज्य का अर्थ होता है। ये आपको समझ में आया? यहां चलिए, सभी को समझ में आया? चलिए ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हुआ? यहां तक सभी को क्लियर हुआ? चलिए, तो दोस्तों राज्य जो होता है, राज्य, ये ध्यान रखना, राज्य जो होता है वह एक अमूर्त अवधारणा होता है। कैसा अवधारणा होता है? अमूर्त अवधारणा होता है। यह मूर्त रूप में नहीं है। राज्य का मूर्त रूप जो होता है वह सरकार होता है, लेकिन राज्य एक अमूर्त अवधारणा होता है। कैसी अवधारणा? तो अमूर्त अवधारणा होता है। और अगर हमको इसको समझना है, इसको अगर राज्य को आप समझना चाहते हैं, तो इसको समझने के लिए आपको बौद्धिक स्तर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अर्थात कि बौद्धिक स्तर पर ही आप इसे समझ सकते हैं, पर ही समझ सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं, किंतु आप इसे देख नहीं सकते हैं, इसे आप देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या आपने जाना? क्या क्या आपने जाना? सभी लोग कमेंट करो। तो राज्य का प्रयोग प्रांत के संदर्भ में नहीं होता है, यह किसी समाज की राजनीतिक संरचना से इसका संबंध होता है। और दोस्तों राज्य एक अमूर्त अवधारणा है। राज्य कैसी अवधारणा है? तो एक अमूर्त अवधारणा होती है, और इस राज्य को समझने के लिए आपको बौद्धिक स्तर का इस्तेमाल करना पड़ता है। बौद्धिक स्तर पर समझ सकते हैं, किंतु राज्य को आप देख नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल अगर आप ले, उदाहरण अगर आप ले, उदाहरण तो दोस्तों न्यायपालिका, भारत की सरकार, भारत की सरकार, राज्य की सरकार, राज्य की सरकार, नौकरशाही से जुड़े अधिकारी, ये समग्र संरचना जो होती है वह राज्य की संरचना कहलाती है। ये समग्र संरचना क्या कहलाती है? राज्य कहलाती है। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं? सभी लोग कमेंट करें। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? देखिए अभी हम आपको यहां पर प्रश्न भी दिखाएंगे कि देखिए ये आपको लग रहा है कि नहीं यार इजी है, क्यों ये टॉपिक पढ़े। हम तो अपने प्रथम क्लास को यहीं से प्रारंभ करेंगे, लेकिन अक्सर ये सब प्रश्न आपसे यूपीएससी पूछ रहा है, तो मेरा काम है चर्चा करना, हम पढ़ाएंगे जरूर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो प्रश्न कर सकता है। चलिए चलिए
किसी समाज को विकसित एवं किसी समाज को विकसित एवं सक्षम होने की पहचान क्या है? सक्षम होने की पहचान क्या है? ये आपका एक प्रश्न है। सभी लोग कमेंट करके बताएं कुछ अपना जो आप सोच रहे हैं। पहचान क्या है? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएं। किसी समाज को विकसित एवं सक्षम होने की पहचान जो है वह क्या है? सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, अगर आप पहचान में आएंगे तो ये चीज जरूर देखेंगे कि आखिरकार वह राज्य स्वतंत्र रूप में विकसित हुआ है या नहीं, विकसित हो सका है या नहीं। आप मूल्यांकन करेंगे कि नहीं? सभी लोग बताएं। स्वतंत्र रूप में विकसित हो सका है या नहीं, है या नहीं? ठीक है, तो आप किसी समाज को विकसित एक शब्द है एवं सक्षम, तो विकसित एवं सक्षम होने की पहचान अगर आप करना चाहेंगे तो देखेंगे कि आखिरकार वह राज्य जो है वह स्वतंत्र रूप में विकसित हो सका है या नहीं। तो जैसे आपने उदाहरण के तौर पर अमेरिका को वॉच किया, अमेरिका को आपने वॉच किया तो पता चला कि यह विकसित भी है और सक्षम भी है ना, क्योंकि स्वतंत्र रूप में यह विकसित हो चुका है। ठीक है, और आप देखिए ब्रिटेन को, ऑस्ट्रेलिया को देखिए तो यह भी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को भी देखेंगे तो यह भी, आप कनाडा को देखिए तो वह भी कनाडा, ठीक है, क्योंकि विश्व के अधिकांश ये जो विकसित देश हैं, विश्व के अधिकांश विकसित एवं जो सक्षम है उनके यहां अगर आप देखेंगे तो स्थिर राजनीतिक प्रणाली पाई जाती है। कैसी राजनीतिक प्रणाली पाई जाती है? तो स्थिर राजनीतिक प्रणाली पाई जाती है। और स्थिर राजनीतिक प्रणाली देखने को मिलता है कि नहीं? स्थिर राजनीतिक प्रणाली जो है वह देखने को मिलता है। तो स्थिर राजनीतिक प्रणाली आपको अमेरिका में भी देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलेगा, कनाडा में भी देखने को मिलेगा, और इनका जो है स्वतंत्र राज्य के रूप में विकास हुआ है। सभी को समझ में आया यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? सभी लोग कमेंट करें। तो प्रश्न क्या था? किसी समाज को विकसित एवं सक्षम होने की पहचान क्या है? तो ये प्रक्रिया सभी को समझ में आया यहां तक? चलिए अब हम आगे चलते हैं सभी लोग। और दोस्तों, स्थिर राजनीतिक प्रणाली से जो वंचित देश हैं, क्योंकि आपको स्थिर राजनीतिक प्रणाली से वंचित देश भी दिखाई देंगे। राजनीतिक प्रणाली से वंचित देश अगर आप देखें तो इसमें आपको वर्तमान समय में अफगानिस्तान का उदाहरण ले सकते हैं कि नहीं? अभी आपको मैंने यह मूल्यांकन करके दिखाया कि विकसित और सक्षम होने की पहचान क्या है।
तो उसमें एक तो स्वतंत्र राज्य के रूप में उसका विकास प्लस स्थिर राजनीतिक प्रणाली। लेकिन दोस्तों वह अमेरिका, ब्रिटेन, आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला। लेकिन स्थिर राजनीतिक प्रणाली से जो वंचित देश हैं जैसे अफगानिस्तान, वहां पर विकास की प्रक्रिया जो होती है वह अवरुद्ध होगी कि नहीं, विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध होगी कि नहीं, सभी लोग कमेंट करें। विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध होगी कि नहीं, सभी लोग कमेंट करें। होगी, जाहिर सी बात है। तो यहां तक की प्रक्रियाएं आपको समझ में आई कि नहीं, सभी लोग कमेंट करके बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं और यहां पर आपको सारी प्रक्रियाएं बहुत ध्यानपूर्वक समझनी है। अब हम आपको जो चीज बताने चल रहे हैं वह आपको कहीं किताबों में नहीं देखने को मिलेगा। यह बौद्धिक स्तर पर चीजों को समझकर बताया जा सकता है। अब आपको मैं जो बताने चल रहा हूं कि भारतीय संविधान में, भारत में राज्य शब्द का जो प्रयोग है वह 3 रूपों में दिखाई देता है। भारत में राज्य शब्द का प्रयोग तीन रूपों में किया गया है। सभी लोग पहला कमेंट करके बताएं कहां पर राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। सभी लोग कमेंट करके बताएं। यदि आप थोड़ा सा भी इंडियन पॉलिटी से परिचित हैं और समझते हैं तो जरूर बताएंगे। एक जगह आप देखे होंगे आर्टिकल 12 जो कि किस भाग का विषय वस्तु है, तो भाग 3 का विषय वस्तु है। ठीक है, आर्टिकल 12 भाग 3 का विषय वस्तु है। और इस आर्टिकल 36 जो कि भाग 4 का विषय वस्तु है। और यहां पे लिखा है भारत में राज्य का अर्थ सरकारी तंत्र है। भारत में राज्य का अर्थ क्या है, सरकारी तंत्र है। सरकारी तंत्र अर्थात कि भारत की सरकार व संसद, भारत की सरकार व संसद, राज्य की सरकार व विधानमंडल सभी स्थानीय अधिकारी अन्य प्राधिकारी। यही प्रयोग किया गया है ना, सभी लोग कमेंट करें। प्राधिकारी, ठीक है। तो भारत में राज्य शब्द का जो प्रयोग है वह 3 रूपों में देखने को मिलता है, जिसमें पहला आपको क्या देखने को मिला, पहले में आपने देखा आर्टिकल 12 भाग 3 और आर्टिकल 36 भाग 4। यहां पर भारत में राज्य का अर्थ सरकारी तंत्र दिया गया है। और आर्टिकल 12 में सीधे तौर पे लिखा गया है कि भारत की सरकार व संसद, राज्य की सरकार व विधानमंडल सभी स्थानीय अधिकारी और अन्य प्राधिकारी। दूसरा अब कहां देखने को मिलता है राज्य शब्द का प्रयोग, भारत के संविधान में, भारत के
संविधान में राज्य शब्द का प्रयोग, राज्य शब्द का प्रयोग प्रांत के रूप में किया गया है, प्रांत के रूप में किया गया है, रूप में किया गया है। आज आपके सारे कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा। प्रांत का मतलब कि स्टेट के रूप में, प्रांत का मतलब स्टेट के रूप में भी किया गया है। भारत के संविधान में मैंने आपको बताया कि राज्य शब्द का प्रयोग 3 रूपों में देखने को मिल रहा है। पहला तो आपको पता चल गया, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 में सरकारी तंत्र के रूप में। द्वितीय स्थान पर भारत के संविधान में राज्य शब्द का जो प्रयोग है वह प्रांत के रूप में किया गया है, और यहां पर प्रांत का मतलब स्टेट। आप भाग 6 उठाइए, भाग 6 में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी, जहां पर राज्य का राज्यपाल, अगर हम राज्य का राज्यपाल बोल रहे हैं अर्थात कि हम किसी स्टेट अर्थात कि यूपी के राज्यपाल की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का सीएम, तो हम यूपी के सीएम की बात कर रहे हैं। या आप राज्य का राज्यपाल चाहे बिहार, बंगाल, कुछ भी। तो मतलब मेरा कहने का मतलब कि भारत के संविधान में राज्य शब्द का प्रयोग प्रांत के रूप में भी किया गया है, जो कि भाग 6 यही बतलाता है। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरे में देश के संदर्भ में भी राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। देश के संदर्भ में भी राज्य शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे अगर हम कहें कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, तो इसका मतलब जो आप सोच रहे हैं इसका मतलब प्रांत नहीं है और न ही इसका मतलब सरकारी तंत्र है। सरकारी तंत्र में तो इसकी चर्चा नहीं है। इसका तात्पर्य देश से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? देश से जुड़ा हुआ है। अर्थात कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है और जिसका प्रयोग देश के संदर्भ में किया गया है। सभी को समझ में आया? यहां तक देश के संदर्भ में भी राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये राज्य का जो यहां पर राज्य शब्द का प्रयोग देश के संदर्भ में हुआ है, ये आप जो देख रहे हैं राज्य शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में देखने को मिल रहा है? जल्दी से कमेंट करिए। तो राज्य शब्द का प्रयोग देश के संदर्भ में जो आप देख रहे हैं यह राज्य के राजनीतिक विज्ञान की परिकल्पना है। राज्य के संदर्भ में राजनीति विज्ञान में क्या है? देश है। ठीक है।
तो ये आपने देखा कि राज्य शब्द का प्रयोग 3 प्रारूपों में देखने को मिलता है। यहां तक सभी लोगों को क्लियर हुआ? हमने सारी प्रक्रियाएं जो हैं क्लियर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है? यहां तक कोई कंफ्यूजन हो प्रश्न कर लेना, ठीक है? चलिए, अब राज्य के कुछ आवश्यक तत्व हैं जिनके बिना राज्य बिल्कुल अधूरा है। यहां पर आपने एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द देखा होगा, उसकी भी हम अर्थ बताएंगे, अभी थोड़ा सा इंतजार करिए। तो मैं इसे एक राज्य मान लिया, ये आपका एक राज्य है। तो राज्य के लिए आपके कुछ तत्व अनिवार्य हैं। पहली चीज, जो ये आपका बाउंड्री है, जो आपने ये बाउंड्री देखा, ठीक है, ये आपने जो भौगोलिक क्षेत्र देखा, ये आपने जो भौगोलिक क्षेत्र देखा, ये भूभाग है, ठीक है, ये प्रथम तत्व, ठीक है। 1 मिनट। राज्य के मैं इसे क्या मान लिया? एक भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है। तो ये राज्य कहलाने के लिए हम तभी समझेंगे कि ये राज्य है, इसके लिए प्रथम चीज क्या? भौगोलिक क्षेत्र अर्थात कि भूभाग, यह प्रथम तत्व हुआ। प्लस यहां पर पॉपुलेशन, जनसंख्या बहुत जरूरी है। जनसंख्या के बिना कुछ भी। तो दूसरा तत्व आपको जनसंख्या, तीसरा तत्व इन सभी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाला कोई व्यक्ति, सरकार। मान लो कि इन सब में एक ये हो गया, अभी हम पूरी व्याख्या भी करेंगे एक एक। ये सरकार, ये तीसरा तत्व, और इसको इस पूरी भूभाग पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता हो, और अपने सीमावर्ती जो सीमा से सटे हुए लोग हैं उनसे स्वतंत्र रूप से विधायन करने में सक्षम हो, अर्थात कि आंतरिक एवं बाह्य रूप से विधायन करने में भी जो सक्षम हो, अर्थात कि हम इसे क्या कहेंगे? संप्रभुता होनी चाहिए, संप्रभुता, ये चौथा तत्व। तो राज्य के कुल 4 तत्व हैं, इसमें से एक भी अगर अनुपस्थित हो गई तो राज्य की संकल्पना अधूरी हो जाएगी। चारों तत्व अनिवार्य रूप से वैकल्पिक तौर पर अनिवार्य रूप से मौजूद होने चाहिए, ठीक है। तो राज्य के कुल 4 तत्व, ठीक है। तो आइए, भूभाग, तो दोस्तों एक निश्चित भौगोलिक प्रदेश, एक निश्चित भौगोलिक, एक निश्चित भौगोलिक प्रदेश होनी चाहिए
जिस पर उस राज्य की सरकार अपनी राजनीतिक क्रियाएं करता है, राजनीतिक क्रियाएं करता है। जैसे दोस्तों ये आपका ये आपका इंडिया हुआ और ये संपूर्ण क्षेत्रफल हो गया। अब जब तक ये संपूर्ण क्षेत्रफल ही नहीं है तब तक हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो पहला आवश्यक शर्त क्या है कि भूभाग होना चाहिए, अर्थात कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना अत्यंत आवश्यक है। तो ये हमारा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो गया जिस पर यहां पर जो सरकार बनेगी वह सरकार, भारत राज्य की सरकार इसी भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत अपनी राजनीतिक क्रियाएं करता है। अब दूसरा, राज्य होने का शर्त है कि राज्य होने का शर्त है कि उसके भूभाग पर निवास करने, उसके भूभाग पर निवास करने वाला एक ऐसा जन समुदाय होना चाहिए, एक ऐसा जन समुदाय होना चाहिए, समुदाय होना चाहिए जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित हो, राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता है। अब सोचो आपके पास कितना भौगोलिक क्षेत्र हो लेकिन उस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या ही ना हो तो राज्य का अस्तित्व बिल्कुल निरर्थक हो जाएगा। क्या आप राज्य के अस्तित्व की परिकल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। मैं तो कभी नहीं कर सकता क्योंकि गवर्न कहां करोगे। तो राज्य होने का शर्त है कि उसके भूभाग पर निवास करने वाले एक ऐसा जन समुदाय होना चाहिए जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता है। चलिए ये दूसरा हो गया। अब तीसरा, सरकार। सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का वह समूह
जो व्यवहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का क्या करता हो, राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता हो। राज्य और सरकार में अंतर क्या है, तो राज्य और सरकार में अंतर यह है कि राज्य एक अमूर्त संरचना होती है, जबकि सरकार जो है एक मूर्त संरचना होती है, और राज्य का एक व्यवहारिक अभिव्यक्ति भी होती है। व्यवहारिक अभिव्यक्ति, ठीक है। तो सरकार क्या होता है, अभी हम लोगों ने भूभाग जाना, जनसंख्या जाना, अब तीसरा सरकार। भाई राज्य के कुछ उद्देश्य एवं अर्थ हैं, तो उन उद्देश्य एवं अर्थ को कौन पूरा करेगा। राज्य तो एक अमूर्त संरचना है, तो राज्य का मूर्त रूप सरकार होता है, जो एक व्यवहारिक अभिव्यक्ति है, अर्थात कि सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का वह समूह जो व्यवहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का क्या करता है, प्रयोग करता है, क्योंकि सत्ता को धारण सरकार करता है। तो ये प्रक्रियाएं हैं। अब जानते हैं चौथा, संप्रभुता। चौथा, संप्रभुता। संप्रभुता का तात्पर्य हुआ दोस्तों कि स्वतंत्र विधायन करने में जो सक्षम हो, स्वतंत्र विधायन करने में क्या हो, सक्षम, या हम इसे कह दें जो स्वतंत्र विधायन करने में सक्षम या अप्रतिबंधित प्राधिकार, या हम इसे कहें कि जो आंतरिक एवं बाह्य रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम हो। आंतरिक एवं बाह्य, जैसे यह एक भारत देश है, यह भारत है, तो भारत के अंदर वह निर्णय लेने में बिल्कुल स्वतंत्र रूप से सक्षम हो, प्लस सीमा से बाहर भी वह स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम हो। तो आंतरिक एवं बाह्य दोनों में वह विधायन करने में सक्षम हो, तो ये संप्रभुता कहलाएगी। यहां तक राज्य के चारों तत्व आप लोग समझ गए कि नहीं? सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करें। एक मिनट। राज्य के ये चारों तत्व, राज्य के ये चारों तत्व अनिवार्य हैं। राज्य के ये चारों तत्व क्या हैं? अनिवार्य है, वैकल्पिक नहीं, वैकल्पिक नहीं। यदि इनमें से एक भी अनुपस्थित हो तो राज्य की अवधारणा
क्या हो जाएगी दोस्तों? निरर्थक हो जाएगी, निरर्थक हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो राज्य के ये चारों तत्व अनिवार्य है, अर्थात कि भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, अगर इनमें से एक भी तत्व अनुपस्थित हो जाएगी तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाएगी, तब हम उसे राज्य नहीं कहेंगे। जैसे भारत आजादी के पहले, भारत आजादी के पहले अगर हम भारत का मूल्यांकन करें तो आजादी के पहले जब भारत 1947 में आजाद हुआ था तो उसके पहले की बात, तो भारत के पास भूभाग था, भूभाग था, जनसंख्या थी, सरकार था। ये हम 1947 के पहले की बात कर रहे हैं। तो ये भी था, जनसंख्या भी था, सरकार था, क्या नहीं था? संप्रभुता नहीं थी। बिल्कुल। तिब्बत के दलाई लामा जब भागकर भारत में हिमाचल प्रदेश में शरण लेते हैं तो उनके पास भूभाग भी था, जनसंख्या भी थी, उनके पास भूभाग भी था, जनसंख्या भी थी। चीन से डर कर भाग आए थे तो जनसंख्या भी थी, सरकार नहीं था और दोस्तों संप्रभुता नहीं थी। नहीं, उनके पास सरकार भी था। एक मिनट, सरकार भी थी और जनसंख्या भी था, भूभाग नहीं था क्योंकि भागकर भारत में आ गए। और दोस्तों स्वतंत्र निर्णय की भी क्षमता नहीं थी। ये तिब्बत के दलाई लामा के संदर्भ में, क्योंकि उनके पास भूभाग भी नहीं था, जनसंख्या थी, सरकार था और संप्रभुता भी उनका खत्म हो गया। समझ में आया सभी को? अफगानिस्तान का मामला देखिए तो अफगानिस्तान का भी यही हाल है। वहां पर सरकार अब दूसरे की हो गई है, भूभाग पर तिब्बत वाले कब्जा कर लिए हैं, कर लिए ना, जनसंख्या उनकी है। तो ये, तो दोस्तों ये पूरा राज्य की अवधारणा थी जिसको मैंने आपको समझाया। अब आपके बीच में 2021 का एक प्रश्न दिखा रहे हैं। प्रश्न देखिए सभी लोग, देखिए प्रश्न और समझिए। यह प्रश्न है 2021 में यूपीएससी ने पूछा आपसे, निम्न में से कौन सा राज्य शब्द का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? अब इसमें दिया है व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और एक संगठित सरकार है। फिर विकल्प दिया है बी में, बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग से बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते हैं, ऐसे सी में दिया गया है। तो यहां पर देखिए आप लोग, देखिए जब भी प्रश्न हल करें तो थोड़ा सा समय दे। मैंने आपसे ये क्या कहा था, राज्य के चारों तत्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होने चाहिए, एक भी तत्व अनुपस्थित तो राज्य की संकल्पना निरर्थक। तो यहां पर राज्य शब्द का सर्वोत्तम रूप तो व्यक्तियों का एक समुदाय अर्थात की जनसंख्या है, बिना किसी बाह्य नियंत्रण के अर्थात की संप्रभुता भी है, संप्रभुता भी है, निश्चित भूभाग अर्थात की भूभाग भी है और एक संगठित सरकार अर्थात सरकार भी है। तो एक अस्थायी रूप से निवास वही भूभाग, तो ये विकल्प आपका ए बिल्कुल सही है। अब यहां में बहुत से व्यक्ति पॉपुलेशन है, निश्चित भूभाग भी है, बहुत लंबे समय से अपने संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ संप्रभुता नहीं है,
तो ये गलत। और एक निश्चित भूभाग इसमें है, अस्थायी रूप से रह रहा है सब समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी प्रत्युत्तरदायी अर्थात की संप्रभुता यहां पर भी नहीं है, तो ए विकल्प सही है। देखिए प्रश्न आए हुए हैं, यदि आप राज्य के अवधारणा को अच्छे से समझ रहे हैं तो कल लाएंगे। अब ये प्रश्न आप हल करिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के चारों तत्व वैकल्पिक रूप से अनिवार्य होते हैं, यदि चारों तत्वों में से एक भी अनुपस्थित हो तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाएगी। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। अब इस प्रश्न का जवाब सभी लोग कमेंट बॉक्स में जब क्लासेस खत्म हो जाए, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट में देना है, यहां नहीं, कमेंट में सभी लोग, मैं देखूंगा कि कौन कौन सही जवाब दिया है, तो कमेंट में सभी लोग क्लास खत्म होने के बाद दीजिएगा। बाकी आशा करता हूं सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।